नेक्स्ट आपको और एक चीज़ याद रखनी है 10th स्टैंडर्ड वालों लोगों को, कोई आपको यूज़ योर ब्रेन पावर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में लिखने के लिए, स्किल्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि इज़ देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। हाँ, हो सकता है अगर हम कोई दो बच्चे बेंच पे बैठे तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो सकता है। तो अभी हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये, स्टेट बोर्ड के बुक के पेज नंबर 6 पे है। तो पेज नंबर 6 पे जो हमको एग्जाम्पल दिया है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसमें पूछा गया है कि महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद बोला है मासेस आर 75 kg ऑफ महिंद्रा का मास है एंड 80 kg दिया है विराट का मास दिया है, वेट नहीं दिया है। उसके बाद बोला है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और यहाँ पे कैपिटल G दिया है। हमको फॉर्मूला पता है G m1 m2 अपॉन r²। इसमें हम सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा फोर्स निकलेगा, और फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन लिखना, ठीक है, न्यूटन ही लिखना है फोर्स का यूनिट हमें। तो आप यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का है। इसके बाद आपको जो फोर्स मिल रहा है यहाँ पे दैट इज़ वेरी स्मॉल, 4.02 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महिंद्रा एंड द बेंच ऑन द विच ही इज सिटिंग इज 0, देन ही विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द विराट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो उसका एक्सेलरेशन जो है, जो विराट के तरफ जाने का, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम यही एग्जाम्पल से रेफरेंस लेके देखेंगे कि अगर अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विद द 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट। अगर यहाँ पे महिंद्रा बैठा और विराट बैठा है तो महिंद्रा विराट की तरफ कैसे जाएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मोशन आफ्टर 1 सेकेंड। यहाँ पे हमको टाइम भी दे दिया गया है 1 सेकेंड। तो हमको क्या करना है, वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारे पास मास भी है, महिंद्रा का मास यहाँ पे लेंगे हम, वो है 75 kg, ठीक है। फोर्स अभी निकाला है हमने, वो 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया था। अभी एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फोर्स के अपॉन में जाएगा मास, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये होने के बाद हमारे पास न्यूटन का जो इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे आफ्टर 1 सेकेंड। महिंद्रा की वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड निकालेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हाई टाइड और नो टाइड, वो आपको डू यू नो में बताया गया है टेक्स्ट बुक में। तो हाई टाइड और लो टाइड में एक्चुअली होता क्या है, अर्थ सरफेस पे जो वाटर है, ठीक है, वो सी में जो वाटर रहता है हमारे अर्थ सरफेस पे, वो वाटर सी लेवल जो है, मतलब लेवल ऑफ सी वाटर जो है कोई गिवन लोकेशन पे सी शोर पे कभी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हाई और लो टाइड ऑकर्स एट अ डिफरेंट टाइप एंड टाइम एज एट डिफरेंट प्लेसेस। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ वाटर जो रहती है सी की वो चेंज होती रहती है ड्यू टू और बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। वाटर जो डायरेक्टली मून के नीचे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वाटर जो डायरेक्टली मून के नीचे है इट गेट्स पुल्ड टूवर्ड द मून, और उसके वजह से लेवल ऑफ वाटर वहाँ पे बढ़ जाती है और उसको ही बोलते हैं हम हाई टाइड, ठीक है। एट द प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड, लेवल जो है वाटर की लो होती है, क्योंकि वहाँ का अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मून और वाटर का कम होता है। जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड वाटर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हाई टाइड होते हैं, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे लो टाइड होते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ हर कोई ऑब्जेक्ट को खुद के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंटर ऑफ मास जो है ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टू द अर्थ। अगर हमने कोई भी स्टोन ऊपर थ्रो किया तो वर्टिकली वो अपवर्ड जाता है और उसके बाद वो नीचे ही आके गिर जाता है और उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल वेलोसिटी जो है उसकी ज़ीरो होती है। इसीलिए जो पुल जो है कंटिन्यूसली टू बी एक्सर्टेड एंड स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे क्या हो रहा है, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं स्टोन को, वो स्टोन को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नीचे नीचे खींचते जा रहा है, इसलिए जब तक वो अर्थ पे आएगा वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते रहता है, इसलिए जब वो अर्थ पे आएगा, अर्थ पे आके वो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है ड्यू टू दैट पुल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ इट्स विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन जो है एग्जिस्ट होती है फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए भी, जो भी ऑर्बिट हो, मतलब ऑर्बिटिंग है अराउंड द अर्थ सरफेस। तो जो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमेशा ऑर्बिट में रहते हैं, ऑर्बिट द अर्थ सरफेस एंड द अर्थ अट्रैक्ट देम टूवर्ड इटसेल्फ, बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल वो हमारे अर्थ पे आके गिरते नहीं है ड्यू टू अर्थ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मून और सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटी रहती है अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स वो बराबर रहती है, इसीलिए उनकी वेलोसिटी की वजह से वो बराबर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अराउंड द अर्थ सरफेस। अगर वो वेलोसिटी नहीं रहती तो वो अर्थ सरफेस पे आके गिर जाते। नेक्स्ट कंसेप्ट है अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट्स। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल ऑल्सो रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। हमने देखा है दस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। ठीक है, वही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी जो है इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, एज द एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो हम वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। तो हमको फोर्स पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा सपोज अर्थ है, उसके ऊपर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है मास m का, वो भी ले सकते हैं। कोई हाइट पे है वो भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे हाइट पे लिया तो उसके बीच का, या अर्थ सरफेस पे लिया तो अर्थ और मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहेगा स्मॉल r, रेडियस ऑफ अर्थ। जी m और कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है, और स्मॉल m है ये ऑब्जेक्ट का मास जो हमने अर्थ सरफेस पे रखा है, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब हम क्या लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? फोर्स अपॉन स्मॉल m, फोर्स अपॉन स्मॉल m। तो जैसे ही हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे ये वैल्यू में, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स का क्या था, वैल्यू क्या थी? जी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखना है यहाँ पे? स्मॉल m कैंसिल, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। g अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस की वैल्यू है दिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अगर हमने यहाँ पे एक जी की मास ऑफ अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट की तो वो आती है 9.77 मीटर पर जी इज इक्वल्स टू आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जो है ये डिपेंड रहेगा ऑन द मास ऑफ अर्थ and distance of object from the center of the earth।